मेरे युवा मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि यूपीएससी ने 14 तारीख को अपना विज्ञापन जारी कर दिया है, सिविल सर्विस परीक्षा से संबंधित विज्ञापन। मैं आज इसी विषय पर सलाह के तौर पर आप सबसे कुछ बातें शेयर करने जा रहा हूं। आप सब जानते ही होंगे कि 14 तारीख का जो विज्ञापन आया है, उसके लिए यदि आप अपना आवेदन करना चाहते हैं, यानी कि प्री एग्जामिनेशन के लिए यदि आप अपना आवेदन करना चाहते हैं, तो उसकी जो लास्ट डेट है वह है 5 मार्च और समय है शाम के 6 बजे। 5 मार्च को 6 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं, राइट। एक अच्छी बात यह है कि इस बार जो वैकेंसीज आई हैं वे 1056 हैं। मतलब पिछले कुछ सालों से जितनी संख्या में वैकेंसीज आ रही हैं, उन्हें देखते हुए इसे आप एक बम्पर क्रॉपिंग कह सकते हैं। काफी अच्छी संख्या है। तो यदि आपके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा हो, यार की वैकेंसी तो थोड़ी कम ही रहती, 600-700-800 रहती है, तो अब आप उस विचार को निकाल दीजिए। प्री एग्जामिनेशन की डेट तो इससे पहले ही आ चुकी होती है और शायद आपको मालूम भी होगी, 26 मई। और ईश्वर करे कि आप प्री क्वालिफाई कर जाएं, तो फिर आपको नेक्स्ट मेंस में जो बैठना होगा उसकी डेट है 20 सितंबर। और इससे पहले पहले कि प्री एग्जामिनेशन शुरू हो, आप जानते हैं कि यदि आप अभी इंटरव्यू के दौर से गुजर रहे होंगे या गुजर चुके होंगे, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आपके पास दो ही उपाय हैं। यदि आप सेलेक्ट हो गए और अपने मन पसंद की सर्विस आपको मिल गई, तो आप इस परीक्षा के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। और यदि आप सेलेक्ट नहीं हुए तो फिर से बैठेंगे, और यदि मन पसंद की नौकरी नहीं मिली तब भी आप फिर से बैठेंगे। आइए अब हम कुछ बातें करते हैं। दरअसल मैंने आज के लेक्चर का यह विषय रखा क्यों है दोस्तों, इसके पीछे रीजन है। इसका रीजन यह है कि मैं पिछले लगभग 40 सालों से इस पर काम कर रहा हूं। मैं जब सर्विस में था तब भी चूंकि मेरी इसमें रुचि थी, तो मैं लगातार स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता रहता था। जब भी इस तरह के फॉर्म निकलते हैं तो 2-3 तरह के स्टूडेंट होते हैं। पहले तो वे हैं जो अच्छी खासी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके मन में कोई दुविधा नहीं होती, परीक्षा में बैठना है, फॉर्म भर देंगे। दूसरे तरह के वे स्टूडेंट होते हैं जो थोड़े से बीच बीच में रहते हैं, मतलब पढ़ाई तो उन्होंने की है, तैयारी भी की है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उनको लगता है कि भरें न भरें, क्या करें, इस तरह के द्वंद में होते हैं। और तीसरे तरह के वे स्टूडेंट होते हैं जिनकी पढ़ाई तो नहीं हुई होती है, थोड़ा बहुत पढ़े हुए होते हैं, और फिर वे द्वंद में रहते हैं कि अरे यार भरने से भी क्या फायदा होगा। फिर वो ये भी सोचते हैं कि यार चलो अपने ही शहर में सेंटर है, इतने सारे अटेम्प्ट हैं, एज भी काफी है, तो भर ही देते हैं। तो इस तरह से अलग अलग विचारों के स्टूडेंट्स होते हैं। तो उनके बारे में तो मेरा कुछ भी नहीं कहना है, जो ये फैसला ही कर बैठे हैं कि हमें तो इस बार परीक्षा देनी है। और मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनकी प्रशंसा करता हूं कि जो अपनी तैयारी को सही मायने में मूर्त रूप दे रहे हैं, आत्मविश्वास के साथ, एक अनुशासन के साथ अपनी तैयारी कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर यह कि अपने सपनों के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं। देखिए, होना न होना एक अलग बात है। डेफिनेटली बहुत कठिन परीक्षा है, तो जो जितनी कठिन होगी, आशंकाएं तो उतनी ज्यादा होंगी, संभावनाएं तो उतनी कम होंगी, लेकिन वो कम से कम लगे हुए तो ही, ईमानदारी के साथ कर तो रहे हैं। तो उनके दिमाग में द्वंद भी नहीं है, और बहुत अच्छी बात है। द्वंदहीन मस्तिष्क तो सर्वोत्तम मस्तिष्क होता है। तो आप भर दीजिए, और आप 5 मार्च का प्लीज इंतजार मत कीजिए। फॉर्म आ गया है, अपना फटाफट भर दीजिए, और बहुत सावधानी के साथ फॉर्म भरिएगा, बहुत सावधानी के साथ, हड़बड़ा करके नहीं। और एक बार जब आप फॉर्म में अपने सब डेटा डाल देंगे तो प्लीज उसे बहुत अच्छे तरीके से चेक कर लीजिए। बेहतर होगा कि आप उसे क्रॉस चेक करा लीजिए, अपने किसी दोस्त से पढ़वा लीजिए, ताकि कोई गलती न रह जाए। क्योंकि एक बार जब आप फॉर्म भर देंगे तो देखिए आपका रिकॉर्ड चला जाता है। मान लीजिए कि आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, आपको सेकंड देना पड़ सकता है, थर्ड देना पड़ सकता है, तो आपका ये रिकॉर्ड तो उनके पास मौजूद रहेगा, तो उसमें कुछ मिसमैच न हो आगे जाकर के, है ना। तो बहुत ध्यान से फॉर्म भरिएगा, ये मेरा पहला निर्देश है। अब जो दूसरी बात है वो ये कि जो द्वंद में है उनके लिए क्या है। तो देखिए, द्वंद में भी 2 तरह के स्टूडेंट्स हैं। पहले तो वे हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है और इसीलिए उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी नहीं है। देखिए, द्वंद आता कहां से है? द्वंद आता है आत्मविश्वास की कमी के कारण। और आत्मविश्वास की कमी का कारण क्या है? सीधी सी बात है कि हमारी तैयारी वैसी नहीं है जैसी कि होनी चाहिए। अब होनी चाहिए का पैमाना क्या है? दूसरे चाहे जो कुछ भी करें, दूसरे हमें हो सकता है कि रिजेक्ट कर दें, लेकिन अगर हम खुद ही अपनी तैयारी को रिजेक्ट कर रहे हों
तब तो फिर बात ही खत्म हो गई ना, फिर दूसरे से पूछने की भी जरूरत नहीं, हम खुद ही अपनी तैयारी से संतुष्ट नहीं है। तो सीधी सी बात है कि अब आपकी जो असंतुष्टि है अपनी तैयारी को लेकर वो किस तरीके की है। अब यहां यदि आपको लगता है कि नहीं यार तैयारी तो ठीक ठाक है, तब मेरी सलाह है कि आप भर दें, ये जानते हुए भी भर दें कि इस बार सिलेक्शन नहीं होना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि यदि आपके बहुत से अटेम्प्ट नहीं हो चुके हैं, फर्स्ट या सेकेंड अटेम्प्ट ही है, तो आपको इसलिए बैठ जाना चाहिए कि बैठने के बाद आप अपना मूल्यांकन कर सकेंगे कि मेरी तैयारी किस स्तर की है। यहां मैं उन स्टूडेंट्स को विशेष रूप से सतर्क करना चाहूंगा जो बिना तैयारी के एग्जाम में बैठते हैं और उनसे पूछे कि भैया क्यों बैठ गए तुम, तो बकायदे वो कहते हैं कि हम एक्सपीरियंस लेना चाहते थे। फिर मैं उनसे पूछता हूं कि भाई जब तुम्हारी तैयारी ही नहीं है तो तुम अनुभव किस चीज का लेना चाह रहे हो, कैसे अनुभव मिलेगा? अनुभव तो एक सापेक्ष बात है ना, एक सापेक्ष घटना है। मैंने इतनी तैयारी की थी, इतनी तैयारी करने पर मुझे इतने मार्क्स मिले। जब मैंने इतनी तैयारी की थी तो जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में परीक्षा दे रहा था तो मेरा दिल इस तरह से धक धक कर रहा था, इस तरह के क्वेश्चन बन रहे थे, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं बने, किस टॉपिक को मैंने छोड़ दिया था तो वहां से कितने क्वेश्चन आ गए, मुझे आगे किस तरह की तैयारी करनी चाहिए। तो ये जो रणनीति बनानी होगी, इसके लिए आपको एक अनुभव का बैकग्राउंड तो चाहिए, आपको अपने प्रिपरेशन की पृष्ठभूमि तो चाहिए, और वो पृष्ठभूमि आपके पास है ही नहीं। तो फिर क्या मतलब हुआ? लेकिन हो क्या रहा है? अभी हो ये रहा है कि चूंकि आपके पास अटेम्प्ट बहुत हो गए हैं, कई अटेम्प्ट हो गए हैं, कैटेगरी में 6 अटेम्प्ट से लेकर के आगे बहुत अटेम्प्ट हैं, और एज भी अब जो मिनिमम और मैक्सिमम एज का फासला बहुत ज्यादा हो गया है, तो स्टूडेंट को लगता है कि यार चलो अटेम्प्ट तो है ही है, एज भी है, तो बैठ जाते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि उससे कोई ज्यादा फायदा होना नहीं है। लेकिन अगर आप बैठना ही चाहते हैं तो आपका अधिकार है, आप बैठ सकते हैं। लेकिन यहाँ जो मार्के की बात है, वो जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है कि अगर आप अनुभव के लिए बैठना चाहते हैं तो प्लीज अपनी एक पृष्ठभूमि तैयार कीजिए। आपकी तैयारी एक पर्टिकुलर लेवल पर पहुंच जानी चाहिए, तभी सही मायने में आपको अनुभव प्राप्त हो सकेगा। आप अपना सही मूल्यांकन कर सकेंगे, जिसे आप तार्किक मूल्यांकन कहेंगे। अदरवाइज एक इमेजिनरी मूल्यांकन होगा बस, और कुछ भी नहीं, उससे बहुत ज्यादा फायदा होने का नहीं है। लेकिन जो दूसरी श्रेणी के स्टूडेंट हैं, जिनकी चर्चा इससे ठीक पहले मैंने की, कि जिनकी तैयारी तो ठीक ठाक है लेकिन आत्मविश्वास उतना नहीं है, उन्हें परीक्षा में बैठ जाना चाहिए, बशर्ते कि उनके पास अभी अटेम्प्ट हों। देखिए, जब आपके पास 1 या 2 अटेम्प्ट बच जाते हैं तो बहुत ही संवेदनशील अटेम्प्ट वो होते हैं, क्योंकि आपको प्री क्वालिफाई करना है, उसी साल आपको मेंस भी क्वालिफाई करना है, और उसी साल इंटरव्यू में भी मार्क्स लेकर के आने हैं कि आप परीक्षा को ही क्वालिफाई कर सके। फिर आप सोचते हैं कि उसमें रैंक भी अच्छी आ जाए ताकि आपको अपने मनपसंद की सर्विसेज मिल जाए। तो स्वाभाविक है कि वो जो मामला है वो ज्यादा संवेदनशील हो जाता है ना, सेंसिटिव हो जाता है। अगर आप उस स्टेज पर हैं तो बहुत सोच समझकर फॉर्म भरिए, और यदि उस स्टेज पर नहीं है तो फिर आप भर दीजिए। लेकिन यहां फिर एक सवाल पैदा होता है। देखिए वो सवाल क्या है, ये बहुत ही व्यवहारिक किस्म का सवाल है। अभी तक मैंने जो भी बातें कही हैं, इनमें से कोई बात आप पर फिट नहीं बैठ रही है, आप मेरी इन बातों की परिधि से बाहर हैं, तब फिर आप क्या करेंगे? मतलब आप अभी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आपको जो भी निर्णय लेना है वो 5 मार्च तक ही लेना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सच में इस द्वंद में हैं तो द्वंद से मुक्ति का मैं एक उपाय बताता हूं, और वो उपाय ये है कि आप फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, याद रखिए कि जब आप फॉर्म भर देंगे तो ऐसा नहीं है कि आपका एक अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा। आपका अटेम्प्ट काउंट तभी होगा जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर और बकायदे साइन कर देंगे अपनी अटेंडेंस शीट पर, वो काउंट हो जाएगा। भले फिर आप ज्यों का त्यों क्वेश्चन पेपर दे करके आ जाए, उसमें कोई निशान न लगाएं, लेकिन आपका काउंट हो जाएगा। तो आप अभी भर दीजिए, फिर आप जाकर के जो 26 मई को परीक्षा है ना, उस दिन फैसला कर लीजिएगा। तो कम से कम आपका नियंत्रण तो रहेगा आगे की स्थिति पर। अगर आप अभी फॉर्म ही नहीं भरेंगे तो अपना नियंत्रण खो बैठेंगे। मान लीजिए कि 1-2 महीने के बाद आपको लगा कि यार मेरी तो तैयारी बड़ी अच्छी हो गई है और अब मुझे बैठ जाना चाहिए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी मिल जाता, कोई खर्चा भी नहीं होना है, लेकिन चूंकि आपने फॉर्म नहीं भरा है तो अब आप किसी के लायक नहीं रह गए हैं, आपको मन मार करके रह जाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में आप चाहें तो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अगर बिल्कुल ही तैयारी नहीं है, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों से कहने के लिए, लोग पूछते हैं कि भैया आजकल क्या कर रहे हो, तो एक तकिया कलाम सा बन गया है या थोड़े से शान की बात बन गई है
हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर ऐसी ही तैयारी हो रही हो तो फिर भरने से देखिए कोई फायदा होना नहीं है। अगर मेरी बात आप पूछें, उससे क्या फायदा होगा? ज्यादा अच्छा होगा कि आप मत भरिए और अपनी तैयारी को रूप देते रहिए, क्योंकि देखिए जब आप परीक्षा का फॉर्म भर देंगे, होना जाना वहां कुछ है नहीं, अनुभव भी आपको नहीं मिलने हैं, तो आप परीक्षा के लिहाज से कुछ तो पढ़ाई करना शुरू कर देंगे ना। तो बजाय इसके कि आप परीक्षा के लिहाज से पढ़ाई करें, बेहतर होगा कि आप सिविल सर्विस के लिहाज से पढ़ाई करें। दोनों में फर्क है। परीक्षा के हिसाब से पढ़ाई करने का मतलब है कि आप जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज करेंगे, उनको तैयार करेंगे। और सिविल सर्विस के लिए तैयारी करने का मतलब है कि जो भी आपका सिलेबस है आप उस लिहाज से पढ़ाई करेंगे। तो जब आप फॉर्म भर देंगे तो इस दूसरे लिहाज से जो पढ़ाई की बात है, सिविल सर्विस की तैयारी की बात है, उसमें थोड़ी सी बाधा आ जाएगी। थोड़ा सा प्रेशर भी होता है, चिड़चिड़ाहट भी आती है, दिमाग में तनाव भी पैदा हो जाता है। तो फिर क्यों बेवजह ये सब बातें मोल ली जाएं? मत भरिए। तो दोस्तों, ये मैंने कुछ तथ्य आप सबके सामने रखे हैं, आप इन पर विचार कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि नहीं कुछ और बात है, आप और जानना चाहते हैं, तो आप बकायदे फिर कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज अब इस विषय के बारे में बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त भी करता हूं। नमस्कार।